देखिए, कमज़ोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं, लेकिन जो विजेता होते हैं वो तब रुकते हैं जब तक वो जीत नहीं जाते। तो आपको विजेता बनना है या फिर कमज़ोर बनना है, ये आप खुद डिसाइड कीजिए। देखिए, आज है 3 अप्रैल और आज की वीडियो में सभी धमाकेदार प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे जो कि आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक बने रहिए वीडियो में। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे, दोनों जगहों पे आपको जो है इस वीडियो के पीडीएफ के लिंक मिल जाएगी। और जो लोग ने वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन भारत का शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य बन गया है। देखिए, अगर आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम देते होंगे तो आपसे जो है ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा कि भारत का सबसे बड़ा सब्जी सब्जी उत्पादक राज्य कौन सा है। तो देखिए, पहले पश्चिम बंगाल हुआ करता था, लेकिन अब जो है उत्तर प्रदेश बन गया है। तो अब से सभी कंपटीशन में आपको आंसर उत्तर प्रदेश देना है। भारत के शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए, कुछ आंकड़े भी हाल ही में रिलीज किए गए हैं। इनमें सब्जी उत्पादन से संबंधित जो है कुछ आंकड़े हैं, कितना किसने उत्पादन किया और कौन सा राज्य जो है किस नंबर पर रहा सब्जी के उत्पादन में। देखिए, जो उत्तर प्रदेश राज्य है इसने 2020 से 2 साल के बाद 2021-22 फसल वर्ष जुलाई जून में उत्पादन में जो है 10 लाख टन का अंतर जो है विकसित किया, और पश्चिम बंगाल को जो है पछाड़कर इसको दूसरे नंबर पर जो है पहुंचा दिया। देखिए, उत्तर प्रदेश में सब्जियों का जो उत्पादन है ये 2021-22 के फसल वर्ष जुलाई जून में 29.58 मिलियन टन होने की उम्मीद है। यानी कि जो अब इसका देखिए, एक तरीके से कहा जाए, कुछ आंकड़े होते हैं अनुमानित होते हैं और कुछ आंकड़े होते हैं जो है जो ऑफिशियली जो है जब टाइम पीरियड बीत जाता है उसके बाद रिलीज होते हैं पूरा कैलकुलेट करके। तो ये जो है एक अनुमानित आंकड़ा है कि जो आपका उत्तर प्रदेश राज्य है यहाँ पर सब्जियों का उत्पादन 2021-22 के फसल वर्ष जुलाई जून में 29.58 मिलियन टन होने की उम्मीद है, जो कि 2020-21 में 29.16 मिलियन टन से कम है। जबकि पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल का जो उत्पादन है ये 2021-22 के वित्तीय वर्ष में घटकर 28.23 मिलियन टन होने की उम्मीद है, जो कि 2020-21 के वित्तीय वर्ष में कितना था, 30.33 मिलियन टन था। और देखिए, चालू वित्त वर्ष की बात करें तो 2021-22 का जो वित्त वर्ष चल रहा है, ठीक है, इसके आंकड़ों के अनुसार देखिए, खैर वित्तीय वर्ष तो समाप्त हो चुका क्योंकि अप्रैल का महीना स्टार्ट हो गया है। तो चालू वित्त वर्ष 2021-22 की बात करें तो इसके आंकड़ों के अनुसार सब्जियों के अन्य शीर्ष उत्पादकों में मध्य प्रदेश जो है आपका तीसरे नंबर पर है 20.59 मिलियन टन सब्जी के उत्पादन के साथ, और बिहार इस मामले में चौथे नंबर पर है 17.77 मिलियन टन सब्जी के उत्पादन के साथ, और महाराष्ट्र इस मामले में पाँचवें नंबर पर है 16.78 मिलियन टन सब्जी के उत्पादन के साथ। तो यहाँ पे मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज कराऊंगा कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा सब्जी उत्पादक राज्य बन गया है। इसके बाद फिर आपका दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है, और इस सूची में तीसरे नंबर पर आपका जो है मध्य प्रदेश है, चौथे नंबर पर बिहार है, और महाराष्ट्र पाँचवें नंबर पर है सब्जी के उत्पादन में। तो आपको नंबर 1 पे कौन है ये याद रखना है, और बाकी अपने राज्य का याद कर लीजिए कि आपका राज्य सब्जी के उत्पादन में एक तरीके से कहा जाए किस रैंक पर है पूरे भारत में। और देखिए, यहाँ पे सब्जियों की बात ही नहीं होगी, फलों की बात होगी कि फलों के उत्पादन में नंबर 1 कौन है। देखिए, आंध्र प्रदेश राज्य जो है ये भारत का सबसे बड़ा फल उत्पादक राज्य बना हुआ है। अगर आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम दिए होंगे अब तक तो आपको ये सारे आंकड़े एग्जाम में पूछे गए होंगे कि भारत का सबसे बड़ा सब्जी उत्पादक, सबसे बड़ा फल उत्पादक, सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक, या फिर सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है। तो अभी हम केवल सब्जी और फल की बात करेंगे क्योंकि इसका लेटेस्ट डाटा हमारे पास आया है। देखिए, आंध्र प्रदेश जो है ये भारत का सबसे बड़ा फल उत्पादक राज्य बना हुआ है। देखिए, भारत का जो बागवानी उत्पादन है ये पिछले वर्ष 2020-21 की तुलना में 2021-22 में 0.4% घटकर 333.25 मिलियन टन होने की संभावना है, क्योंकि सब्जियों, मसालों और वृक्षारोपण फसलों के उत्पादन में जो है गिरावट तय है। और 2021-22 में आंध्र प्रदेश में 18.1 मिलियन टन फलों का उत्पादन होने की उम्मीद है, जो कि 2020-21 में 17.7 मिलियन टन से अधिक है। और देखिए, महाराष्ट्र में 2020-21 में 11.74 मिलियन टन से बढ़कर 12.3 मिलियन टन फलों का उत्पादन होने का अनुमान है।
तो ये सारे आंकड़े जो है अभी हाल ही में पब्लिश हुए हैं, इसको नोट कर लीजिएगा कि फल के उत्पादन में कौन नंबर 1 पे है और सब्जी के उत्पादन में कौन नंबर 1 पे, ठीक है। तो सब्जियों में उत्तर प्रदेश हो गया है और फलों में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर हो गया है। और अगला प्रश्न है कि अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड यानी कि नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो देखिए अभी हाल ही में महेश वर्मा को बनाया गया है नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर का नया अध्यक्ष। और देखिए जो ये संस्था है नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, ये भारतीय गुणवत्ता परिषद का एक संगठक बोर्ड है और ये गुणवत्ता और प्रमाणिक अस्पतालों और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए मानक स्थापित करने के लिए जिम्मेदार है। और इसकी स्थापना 2006 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, तो इसको याद रखिएगा। और अगला प्रश्न हमारा अपॉइंटमेंट से जुड़ा है और ये प्रश्न एग्जाम के लिए 500% इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा। प्रश्न है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जो आपका जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जिसको शॉर्ट में आप GSI कहते हैं, तो इसके नए महानिदेशक कौन बने? तो देखिए जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक बनाए गए हैं डॉक्टर S राजू। और डॉक्टर S राजू ने जो है RS गरखल का स्थान लिया है, जो कि 31 मार्च 2022 को रिटायर्ड हो गए हैं। तो याद रखिएगा डॉक्टर S राजू जो है जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक बन गए हैं। और देखिए जो आपका ये संस्था है जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका इतिहास बहुत पुराना है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 मार्च 1851 को। और इसकी स्थापना एक अंग्रेज थॉमस ओल्डहैम ने की थी और इसका मुख्यालय आपका है वेस्ट बंगाल के कोलकाता में। तो ये था जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में, याद रखिएगा। ये सारी चीज़ें जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे मैंने बताए हैं ये सारे एग्जाम में पूछी गई चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी जो नया वाला अपॉइंटमेंट है ये जरूर पूछा जाएगा। अगला कि अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस यानी कि इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे का आयोजन जो है कब किया जाता है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस का जो आयोजन है ये हर साल 2 अप्रैल को किया जाता है। देखिए जो इंटरनेशनल बोर्ड ऑन बुक्स फॉर यंग पीपुल है, इसके द्वारा 1967 से प्रतिवर्ष 2 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस यानी कि इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे का आयोजन किया जाता है। देखिए 2022 में कनाडा जो है ये कहानियाँ पंख हैं जो आपको हर दिन उड़ने में मदद करती हैं, इस थीम के साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस की मेज़बानी कर रहा है। यहाँ पे देखिए 2 चीज़ें हमें ये पता चली कि कनाडा जो है इस साल के अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस का मेज़बान देश है और ये किस थीम के साथ मेज़बानी कर रहा है इस साल? कहानियाँ पंख हैं जो आपको हर दिन उड़ने में मदद करती हैं, याद रखिएगा इसको। और देखिए जो इंटरनेशनल बोर्ड ऑन बुक्स फॉर यंग पीपल है, तो इसके संस्थापक का नाम है जेला लिपमैन और इसकी स्थापना 1953 में हुई थी। मुख्यालय आपका इसका स्विट्जरलैंड के बेसल में है। तो ये डिटेल्स था अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस के बारे में जो कि 2 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया। अगला कि विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस जो है ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस को 2 अप्रैल को मनाया जाता है और 2022 के लिए इसका विषय यानी कि थीम है सभी के लिए समावेशी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। देखिए ऑटिज्म है क्या? देखिए ऑटिज्म को हिंदी में स्वलीनता कहते हैं। स्वलीनता मतलब अपने में ही लीन हो जाना है। कुछ बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा जब वो कुछ देखते हैं तो वो देखते ही रह जाते हैं, उसी में खो जाते हैं। तो इसी को स्वलीनता यानी कि ऑटिज्म कहते हैं। ये मस्तिष्क के विकास के दौरान होने वाला एक विकार है जो कि व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार और संपर्क को प्रभावित करता है। और हिंदी में इसे आत्मविमोह और स्वपरायणता भी कहते हैं ऑटिज्म को यानी कि स्वलीनता को। और इससे प्रभावित व्यक्ति सीमित और दोहराव युक्त व्यवहार करता है, जैसे एक ही काम को बार बार दोहराना। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चीन के द्वारा निर्मित दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक क्रूज जहाज जिसका नाम है यांगजी रिवर 3 गोर्जेस 1, इसका ट्रायल किस नदी पर किया गया था? तो देखिए अभी हाल ही में चीन ने जो है दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक क्रूज जहाज बनाया जिसका नाम है यांगजी रिवर 3 गोर्जेस 1, ठीक है। और इसका जो है परीक्षण अभी हाल ही में किया गया था यांगजी नदी पर। और देखिए इस क्रूज जहाज को जो है 7500 किलोवाट घंटे की विशाल आकार की समुद्री बैटरी द्वारा संचालित किया गया था।
यानी कि इसमें एक बैटरी लगा है, बैटरी को चार्ज किया जाएगा और इसी बैटरी से जो है ये क्रूज जहाज़ चलेगा। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज जहाज़ था, इसीलिए काफ़ी चर्चा में है। तो इसमें जो बैटरी लगी थी इसका क्षमता कितना है, 7500 किलोवाट पर घंटे, ठीक है। और ये बैटरी जो है ये दुनिया में इलेक्ट्रिक कारों के लिए नंबर 1 बैटरी निर्माता कंपनी कंटेम्पररी एम्पियरेक्स टेक्नोलॉजी के द्वारा प्रदान की गई है। और देखिए इस जहाज़ के विकासकर्ता कंपनी का नाम है यांगजी पावर, ठीक है। तो चीन की कंपनी है यांगजी पावर, इसने जो है इस जहाज़ को विकसित किया, इसका नाम है यांगजी रिवर 3 गोर्जेस 1। और देखिए ये जो जहाज़ है ये 100% इलेक्ट्रिक क्रूज शिप है, यानी कि इसमें जो है कोई अन्य सोर्स नहीं है इस क्रूज को चलाने के लिए, ये केवल इलेक्ट्रिक से ही चलेगा 100%, जिसे चीन में विकसित और निर्मित किया गया है। और ये जहाज़ 16 मीटर चौड़ा है और 100 मीटर लंबा है और इसमें करीब 1300 यात्रियों को ले जाने की क्षमता है। तो 1300 यात्री मतलब बहुत हो गया, ठीक है। तो काफ़ी बड़ा जहाज़ होगा ये यांगजी रिवर 3 गोर्जेस 1। इसका ट्रायल अभी हाल ही में यांगजी नदी पर चीन में किया गया, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्थान ने डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक रिकॉर्ड्स, तो इसको लॉन्च किया है। देखिए जो आपका फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक रिकॉर्ड यानी कि फास्टर है, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया है। और भारत के सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जिनका नाम है मुख्य न्यायाधीश NV रमण, इन्होंने भी हाल ही में इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। देखिए इस मंच फास्टर का जो यूज है, इसका उपयोग अदालत के अधिकारियों के द्वारा एक सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक संचार चैनल के माध्यम से तत्काल पार्टियों को आदेश की ई प्रतियां भेजने के लिए किया जाएगा और इसमें न्यायालय के सभी प्रकार के आदेश शामिल होंगे। तो फास्टर क्या है, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक रिकॉर्ड है। इसका जो लॉन्चिंग है ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस NV रमण के द्वारा। अगला प्रश्न कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने एमेटिल एंटी लीचिंग एक्ट पर जो है हस्ताक्षर किया। देखिए लीचिंग की घटनाएं केवल भारत में नहीं होती हैं, पूरी दुनिया में होती हैं और अमेरिका में तो बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इसीलिए जो है अमेरिका में लीचिंग को रोकने के लिए, यानी कि लीचिंग होता क्या, भले मैं थोड़ा सा आउटलाइन बता दूँ। लीचिंग मतलब हो गया कि कोई भीड़ इकट्ठा होती है, किसी व्यक्ति को जो है भीड़ मारने लगती है और मारते मारते उसको मार डालती है। तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं कि उस व्यक्ति को क्यों मारा जाता है। यहाँ पे मैं आपको विशेष कारण बताऊंगा। अब याद रखिए कि एमेटिल एंटी लीचिंग एक्ट पर जो है अभी हाल ही में अमेरिका में हस्ताक्षर हुआ है। देखिए अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, इन्होंने हाल ही में एमेटिल एंटी लीचिंग एक्ट पर हस्ताक्षर किए। इस बिल ने लीचिंग को अमेरिका में एक अब जो है संघीय घृणा अपराध यानी कि फेडरल हेट क्राइम बना दिया है। यानी कि अमेरिका में कोई भी जो है लीचिंग वाली घटना कहीं भी होगी तो उसमें शामिल सभी लोग अपराधी माने जाएंगे। देखिए 1882 की घटना है और 1968 की। तो 1882 और 1968 के बीच कम से कम 4773 लोगों की पीट पीट कर अमेरिका में हत्या कर दी गई थी, जिनमें जो है इन 4743 लोगों में 3446 जो है अश्वेत यानी कि काले लोग थे। देखिए काले गोरे का अमेरिका में बहुत भेद है, ठीक है। तो जो गोरे लोग होते हैं ये अमेरिका में काले लोगों पर कहते हैं तुम साले नीच हो और हम तुमको कूटेंगे मारेंगे, ठीक है। खैर ये गलत है और ये बहुत ही नीच और घृणित अपराध है, ठीक है। देखिए ईश्वर ने सबको बनाया है, सारे एक तरीके से कहा जाए 206 हड्डियाँ काले इंसान के अंदर भी हैं और वही 206 हड्डियाँ गोरे के अंदर भी होती हैं। सारा ढांचा सारा स्ट्रक्चर सेम है, बस कलर का एक तरीके से अंतर होता है। तो ये चीज़ें जो है मतलब मायने नहीं रखती है, लेकिन ये देखिए एक तरीके से घृणा का कारण बना हुआ है कई सारे देशों में। देखिए यहाँ पे हमने क्या बताया आपको कि 4743 लोगों में कुल 3446 अश्वेत लोग ऐसे थे जिनकी जो है पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी अमेरिका में। और जो आपका ये अधिनियम बनाया गया है जिसका नाम क्या है, एमेटिल एंटी लीचिंग एक्ट, इसमें एक खास बात यह है कि इस अधिनियम का नाम शिकागो के एक 14 वर्षीय अश्वेत लड़के के नाम पर रखा गया है जिसकी 1955 में मिसिसिपी में श्वेत पुरुषों के एक समूह के द्वारा हत्या कर दी गई थी। इसका नाम था एमेट, ठीक है। तो ये एमेट शब्द जो है इसी से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि मेष अयनक साइट और बामियान के बुद्ध जो हाल ही में खबरों में रहे थे, ये दोनों प्लेसेस किस देश में स्थित हैं। तो देखिए ये दोनों जो स्थान मैंने बताए हैं, मेष अयनक साइट और बामियान के बुद्ध, ये दोनों अफगानिस्तान में स्थित हैं।
और देखिए जो मेस ऐनक साइट है और बामियान के बुद्ध है, ये दोनों प्लेसेस जो है इसलिए चर्चा में है क्योंकि तालिबान ने इसको पहले तो क्षतिग्रस्त किया, बाद में कहा कि अब हम जो है यहाँ पर स्थित जो आपका मेस ऐनक है इसमें प्राचीन बुद्ध प्रतिमाओं की रक्षा करेंगे, यानी कि भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं को हानि नहीं पहुँचाएंगे। और ये प्लेसेस जो है इसलिए चर्चा में भी है क्योंकि यहाँ पे तांबे का खनन साइट भी है, यानी कि तांबा का जो अयस्क है ये यहाँ पे पाया जाता है। और यहाँ पर तालिबानी चीनी निवेश की उम्मीद कर रहा है, यानी कि तालिबान सोच रहा है कि चीन आए और यहाँ पे निवेश करे ताकि कुछ माल पानी मिले और अर्थव्यवस्था सुधरे। और देखिए जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर शासन किया था तो उसने बामियान में सदियों पुरानी बुद्ध की मूर्तियों को तोप और विस्फोटक और रॉकेट का उपयोग करके नष्ट कर दिया था। बाकी टूटी फूटी कुछ ऐसी प्रतिमाओं के अवशेष जो है बचे हैं, यहाँ पे फोटो में आपको दिख रहा है। अगला कि 25 मार्च 2022 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2.03 बिलियन डॉलर की कमी के साथ कितना पहुंच गया। तो देखिए जो आपका 25 मार्च 2022 को समाप्त सप्ताह था, इस दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2.03 बिलियन डॉलर की कमी के साथ 617.648 अरब डॉलर पहुंच गया। देखिए विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत चौथे स्थान पर है और सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भंडार चीन के पास है। तो ये थे आपके आज के सभी धमाकेदार प्रश्न। अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक के स्थापना दिवस जो है ये कब मनाया था, बताइए। हजारों बार मैंने बताया होगा कि भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस कब है। देखिए आरबीआई के बारे में जितनी चीज़ें मैंने कल बताई थी, अगर आपको नहीं पता तो कल का वीडियो देखकर उसको रिवाइज कर डालिएगा, अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए कि हर साल कौन सा राज्य 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाता है, बताइए। और तीसरा कि आईपीएल के इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं, बताइए। और चौथा कि गुड़ी पड़वा त्योहार किस राज्य में मनाया था, बताइए। पांचवा कि हाल ही में किस राज्य की ग्राम पंचायतों में जाति पूर्वाग्रह के खिलाफ जन जागरूकता अभियान के रूप में विनय समरस योजना शुरू की है, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। तो का पहला प्रश्न था कि बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार किसने जीता है। तो देखिए ये दिया गया है मीराबाई चानू को। और दूसरा था कि हाल ही में किस राज्य के लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है। तो देखिए ये जो है आपका लिविंग रूट ब्रिज है ये आपका है मेघालय का। और तीसरा था कि हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बीबी गुरुंग का निधन हो गया। तो देखिए बीबी गुरुंग जो है सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री थे। और चौथा था कि हाल ही में किस देश के फुटबॉलर मुगियल वैन डेम का निधन हो गया है। तो ये देश आपका बेल्जियम है। पांचवा था कि विश्व बैकअप दिवस कब मनाता है। तो इसको हम मनाते हैं 31 मार्च को। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद जय भारत।